नमस्कार। बायोलॉजी पाठशाला में आप सभी देखने वालों और साथ में पढ़ाई करने वाले सभी लर्नर्स का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का पहला अध्याय जीवों में जनन इसे आगे बढ़ाएंगे। हाँ, और आज का हमारा जो मुख्य विषय है वो है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे बिहार बोर्ड की परीक्षा में कई सवाल पूछे जाते हैं। हम आज हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी सवाल न छूटे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लैंगिक जनन आखिर है क्या। हाँ, मतलब अलैंगिक जनन से ये अलग कैसे है? देखिए, ये जनन की वो विधि है जिसमें अलैंगिक जनन के विपरीत एक नहीं बल्कि दो जनक यानी पेरेंट्स शामिल होते हैं। एक नर और एक मादा। हाँ, एक नर और एक मादा। और इस प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है जिसे फ्यूजन कहते हैं। और इसी फ्यूजन से एक नई संतान का जन्म होता है। बिल्कुल, और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर छिपा है। अलैंगिक जनन से बनी संतान तो हूबहू अपने जनक की कॉपी होती थी, जिसे हमने क्लोन कहा था। हाँ, क्लोन। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा क्यों नहीं होता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता के जैसी तो होती है, पर उनकी सटीक कॉपी नहीं होती। उसमें कुछ विभिन्नता, कुछ वेरिएशन आ जाता है। एकदम सही, क्योंकि संतान का निर्माण नर और मादा दोनों के युग्मकों के मिलने से होता है, तो उसमें दोनों के गुणसूत्रों का मिश्रण होता है। और यही विभिन्नता एवोल्यूशन यानी विकास का आधार है। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन प्रकृति में विविधता लाने का एक जरिया है। और छात्रों, इस पूरी प्रक्रिया की जो नींव है वो है युग्मकों का निर्माण। ये युग्मक हमेशा अगुणित यानी हैप्लॉइड होते हैं। हाँ, और यह प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस के द्वारा होती है। इस एक लाइन में दो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल छिपे हैं। पहला, युग्मक अगुणित होते हैं और दूसरा, वे अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। इसे जरूर नोट कर लें। तो ये तो हुई जनन की परिभाषा। लेकिन क्या कोई जीव जन्म लेते ही इस प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाता है? नहीं, जाहिर है नहीं। उसे पहले वृद्धि और परिपक्वता की एक अवस्था से गुजरना पड़ता है। हाँ, एक तरह से तैयारी की अवस्था कह सकते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी भी बड़े काम से पहले तैयारी जरूरी है, वैसे ही शरीर जनन से पहले खुद को तैयार करता है। और इस तैयारी की अवस्था के अलग अलग नाम हैं। जंतुओं में, जैसे हम मनुष्यों में, इसे कहते हैं किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज। इस दौरान शरीर में कई बदलाव आते हैं। हाँ, शारीरिक और हार्मोनल बदलाव। वहीं पादपों में इसी अवस्था को कायिक अवस्था या वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। अच्छा, तो इस चरण में पौधे की जड़, तना और पत्तियां मजबूत होती हैं। हाँ, मतलब पौधे का कायिक विकास होता है। और जब ये किशोरावस्था या कायिक अवस्था समाप्त होती है, तभी जनन अवस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है। बिल्कुल, मतलब ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। जन्म, फिर वृद्धि और परिपक्वता और उसके बाद जानन। तो जब हम पादपों की बात कर रहे हैं तो उनमें जनन अवस्था की पहचान कैसे होती है? इसका सबसे स्पष्ट संकेत है पुष्पन, फ्लावरिंग। अच्छा, फूल लगना। हाँ, पुष्प भी पौधों का लैंगिक अंग यानी सेक्सुअल ऑर्गन है। और इन फूलों के खिलने का पैटर्न भी बड़ा दिलचस्प होता होगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सभी पौधे एक ही नियम का पालन करते हैं। कुछ पौधे यहाँ बहुत ही अनोखा व्यवहार दिखाते हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों, यहाँ अपना पूरा ध्यान लगाइए क्योंकि ये नाम सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव सवालों में पूछे जाते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर पौधे जैसे आम, गुलाब, ये हर साल फूल देते हैं, लेकिन कुछ पौधे अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्पन करते हैं। सिर्फ एक बार? हाँ, इसके दो असाधारण उदाहरण हैं जिन्हें याद रखना ही है। पहला है बांस यानी बैम्बू। हाँ, बांस की प्रजातियां 50 से 100 वर्षों तक सिर्फ वृद्धि करती हैं 50 से 100 साल। और अपने जीवन के अंत में सिर्फ एक बार फूल और फल पैदा करती हैं और इसके बाद वे मृत हो जाती हैं। ये तो बहुत अद्भुत है। और दूसरा उदाहरण? दूसरा उससे भी अद्भुत उदाहरण है स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, इसका कोई और आसान नाम है? हाँ, इसे नीला कुरिंजी के नाम से जाना जाता है। नीला कुरिंजी। ये पौधा हर 12 साल में एक बार फूल देता है। एकदम सही। पिछली बार ये 2018 में खिला था और तब इसकी वजह से दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की पहाड़ियां नीली चादर से ढक गई थीं। अच्छा, और अब
ये दोबारा 2030 में खिलेगा। याद रखें, बांस जीवन में एक बार और नीला कुरिंजी 12 वर्षों में एक बार। बहुत अच्छे। अब लैंगिक जनन से जुड़े एक और वर्गीकरण को समझते हैं, जीवों के प्रकार। लिंग के आधार पर। हाँ, लिंग के आधार पर जीव दो तरह के होते हैं, एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल और द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक लिंगी मतलब एक लिंग वाला। हाँ, जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों पर पाए जाते हैं तो उसे एक लिंगी कहते हैं। मतलब कोई जीव या तो नर होगा या मादा। बिल्कुल। इसका सबसे सरल उदाहरण मनुष्य है। पौधों में पपीता और खजूर इसके अच्छे उदाहरण हैं। हाँ, मैंने देखा है कि पपीते के कुछ पेड़ों पर फल लगते हैं और कुछ पर नहीं। वहीं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, द्विलिंगी की, जिसे उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। हाँ, द्वि का अर्थ है दो, यानी जब नर और मादा जनन अंग एक ही जीव के शरीर में मौजूद हों। इसके क्लासिक उदाहरण हैं केचुआ, जौंक और टेपवर्म। और पौधों में सरसों और गुड़हल के फूल द्विलिंगी होते हैं। परीक्षा में एकलिंगी और द्विलिंगी में अंतर पूछा जा सकता है। तो आप परिभाषा और कम से कम दो उदाहरण याद रखें, पूरे अंक मिलेंगे। बिल्कुल। और अब हम उस संरचना पर आते हैं जिस पर पौधों का पूरा लैंगिक जनन टिका है। पुष्प यानी फ्लावर। हाँ, बिहार बोर्ड की परीक्षा में 5 अंकों का एक प्रश्न अक्सर पुष्प के नामांकित चित्र से आता है। तो चलिए इसकी संरचना को समझते हैं। एक आदर्श पुष्प में 4 मुख्य चक्र या घेरे होते हैं। इन्हें हम 2 समूहों में बांट सकते हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। हाँ, एक्सेसरी और एसेंशियल वॉल्स। सहायक यानी वो जो सीधे जनन में हिस्सा नहीं लेते पर मदद करते हैं। और आवश्यक यानी वो जिनके बिना जनन संभव ही नहीं है। बिल्कुल। पहला और सबसे बाहरी सहायक चक्र है बाह्यदल पुंज, जिसे केलिक्स कहते हैं। इसकी हर एक इकाई को बाह्यदल या सेपल कहते हैं। ये आमतौर पर हरे रंग के होते हैं। हाँ, और इनका मुख्य काम कली की अवस्था में फूल की रक्षा करना है। ठीक है। और इसके अंदर दूसरा सहायक चक्र है दलपुंज यानी करोला, जिसकी इकाई को दल या पेटल कहते हैं। ये तो फूल का सबसे आकर्षक रंग बिरंगा हिस्सा होता है। सही। इसका मुख्य काम है अपनी सुंदरता और सुगंध से कीटों और पक्षियों को परागण के लिए आकर्षित करना। तो ये दोनों हो गए सहायक अंग। अब आवश्यक अंगों की बात करते हैं। अब आते हैं आवश्यक चक्रों पर। तीसरा चक्र है पुंमंग यानी एंड्रोशियम। यह पुष्प का नर जनन अंग है। और इसकी इकाई को पुंकेसर या स्टैमेन कहते हैं। हाँ, हर पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक लंबा डंठल जिसे पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं, और उसके सिरे पर एक थैली जैसी संरचना, परागकोश। एंथर। हाँ, एंथर। इसी परागकोश के अंदर नर युग्मक यानी परागकण बनते हैं। और चौथा और सबसे भीतरी चक्र है जायांग यानी गाइनीशियम, जो पुष्प का मादा जनन अंग है। इसकी इकाई को स्त्री केसर या पिस्टल कहते हैं। बिल्कुल। इसके 3 स्पष्ट भाग होते हैं। सबसे ऊपर का चिपचिपा मंच, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, जो पराग कणों को ग्रहण करता है। हाँ, फिर बीच की पतली नली, वर्तिका या स्टाइल, और सबसे नीचे का फूला हुआ आधार, अंडाशय या ओवरी। और इसी अंडाशय के अंदर बीजांड यानी ओव्यूल सुरक्षित रहता है, जिसमें मादा युग्मक होता है। बहुत बढ़िया। तो यह थी पुष्प की पूरी संरचना। इसका चित्र बनाने का और हर भाग को नामांकित करने का अभ्यास जरूर करें। अब जब हमने सभी जरूरी संरचनाओं को समझ लिया है, तो चलिए लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया को क्रम से देखते हैं। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम एक कहानी की तरह समझें तो इसके 3 मुख्य चरण हैं। कौन कौन से? पहला, निषेचन पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब मुख्य घटना से पहले की तैयारी। दूसरा, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, नर और मादा युग्मकों का मिलना, कहानी का क्लाइमैक्स। हाँ, और तीसरा, निषेचन पश्च घटना यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब निषेचन के बाद होने वाले बदलाव, जैसे भ्रूण का विकास। बिल्कुल। आज हम पहली घटना यानी निषेचन पूर्व घटनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस तैयारी में भी 2 कदम शामिल हैं। पहला कदम है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, मतलब जनन कोशिकाओं से युग्मकों का बनना। और दूसरा कदम है युग्मक स्थानांतरण यानी गेमी ट्रांसफर, बने हुए नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचना। हाँ, चलिए पहले युग्मक जनन को ही समझते हैं।
नाम में ही इसका अर्थ छिपा है। युग्मक प्लस जनन यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। बिल्कुल। नरजीव में शुक्राणु यानी स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। और मादा जीव में अंडाणु यानी ओवम बनने की प्रक्रिया अंड जनन या oogenesis कहलाती है। और जैसा हमने पहले ही बताया, ये युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, जब हम युग्मक कहते हैं तो क्या ये सभी जीवों में एक जैसे ही दिखते हैं? यह बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक निकलता है, युग्मकों के प्रकार। छात्रों, इन प्रकारों के बीच का अंतर और इनके उदाहरण परीक्षा में 2 अंकों के लिए पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। आकारिकी के आधार पर युग्मक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समयुग्मक यानी आइसोगेमीट्स। सम का अर्थ है समान। हाँ, इन युग्मकों में नर और मादा युग्मक दिखने में यानी आकार और आकृति में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। मतलब उन्हें देखकर पहचान नहीं सकते कि कौन सा नर है और कौन सा मादा। नहीं बता सकते। ये कुछ शैवाल जैसे क्लैमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में पाए जाते हैं। यानी दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी लगते हैं। ठीक है। और दूसरा प्रकार? दूसरा प्रकार है असमयुग्मकी यानी एनिसोगैमीट्स। असम मतलब जो समान न हो। हाँ, इसमें नर और मादा युग्मक आकार में अलग अलग होते हैं। इसका उदाहरण स्पाइरोगायरा शैवाल है। और तीसरा प्रकार जो सबसे उन्नत है? वो है विषम युग्मक यानी हेटेरोगैमीट्स। विषम युग्मक ये मनुष्यों और उच्च पादपों में पाए जाते हैं, है ना? एकदम सही। इसमें नर और मादा युग्मक आकार और कार्य दोनों में बहुत भिन्न होते हैं। कैसे? नर युग्मक, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, वो बहुत छोटा और गतिशील मतलब मोटाइल होता है। और मादा युग्मक? वही मादा युग्मक यानी अंडाणु या एग बहुत बड़ा, अचल मतलब नॉन मोटाइल और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और देखिए प्रकृति की व्यवस्था कितनी अद्भुत है। मादा युग्मक बड़ा और स्थिर है ताकि भ्रूण को पोषण मिल सके। और नर युग्मक छोटा और गतिशील है ताकि वो तैरकर मादा युग्मक तक पहुंच सके। ये ऊर्जा का बहुत कुशल उपयोग है। बहुत अच्छे से समझाया। तो आज हमने निषेचन से पहले की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया युग्म का जनन को विस्तार से समझ लिया है। तो चलिए आज की कक्षा का एक त्वरित सारांश देख लेते हैं। हाँ जरूर। हमने लैंगिक जनन की परिभाषा और उसके महत्व को समझा। फिर हमने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा की। किशोरावस्था और कायिक अवस्था। हाँ, हमने बांस और नीला कुरंजी में होने वाले अनोखे पुष्पन को जाना, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने एक लिंगी और द्विलिंगी जीवों के बीच के अंतर को उदाहरणों के साथ स्पष्ट किया। फिर हमने पुष्प की विस्तृत संरचना को समझा और अंत में हमने युग्मक जनन और उसके विभिन्न प्रकारों जैसे समयुग्मक और विषम युग्मक को गहराई से समझा। बहुत अच्छे प्यारे छात्रों, इन सभी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को दोहराते रहिए। बायोलॉजी पाठशाला में हमारा यही प्रयास है कि जीव विज्ञान आपके लिए एक सरल और स्कोरिंग विषय बन जाए। आत्मविश्वास बनाए रखें और मेहनत करते रहें। याद रखिए, जीव विज्ञान रटने का नहीं बल्कि समझने का विषय है। पिछली क्लास में हमने युग्मक जनन यानी गैमीटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, मतलब युग्मक कैसे बनते हैं। और आज की हमारी चर्चा का केंद्र होगा कि उन युग्मकों का बनने के बाद क्या होता है। बिल्कुल। आज हम समझेंगे निषेचन और निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, मतलब फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की पाठशाला शुरू करते हैं। तो युग्मक तो बन गए, नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी, पर निषेचन के लिए इनका एक दूसरे के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं युग्मक स्थानांतरण या गैमीट ट्रांसफर, है ना? ज्यादातर जीवों में नर युग्मक जो होता है वो गतिशील यानी मोटाइल होता है, मतलब वो चल सकता है। हाँ। और जो मादा युग्मक है वो अगतिशील नॉन मोटाइल होती है, वो एक जगह स्थिर रहती है। तो सारा दारोमदार नर युग्मक पर ही होता है कि वो मादा युग्मक तक पहुंचे। अच्छा, पर इस सफर के लिए उसे किसी माध्यम की तो जरूरत पड़ती होगी। जी बिल्कुल, एक माध्यम चाहिए होता है। और अगर हम सरल जीवों की बात करें जैसे शैवाल यानी एल्गी या ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो उनमें क्या होता है? उनमें ये माध्यम होता है जल, पानी। नर युग्मकों को पानी में छोड़ दिया जाता है और वो तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। ये तो बहुत जोखिम भरा लगता है। मतलब लाखों करोड़ों में से कुछ ही पहुंच पाते होंगे। सही कहा। इसीलिए ऐसे जीव बहुत बड़ी संख्या में नर युग्मक पैदा करते हैं ताकि सफलता की कुछ तो संभावना बने। और विद्यार्थियों के लिए जानना जरूरी है कि बिहार बोर्ड में ये 2 अंकों के प्रश्न में आ सकता है कि शैवाल में युग्मक स्थानांतरण का माध्यम क्या है।
अच्छा, ये तो हुई पानी में रहने वाले या नमी वाली जगहों पर रहने वाले पौधों की बात। पर जो पुष्पी पादप हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, उनमें ये कैसे होता है? हाँ, उनमें इसके लिए एक बहुत ही खास और विकसित प्रक्रिया है। और उसे एक विशेष नाम भी दिया गया है, हाँ, उसे हम कहते हैं परागण या पॉलिनेशन। जिसकी परिभाषा बहुत आसान है। पराग कणों यानी पोलन ग्रेन्स का पराग कोश यानी एंथर से निकलकर वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। बिल्कुल। अब ये परागण भी मुख्य रूप से दो तरह का होता है। स्वपरागण और परपरागण। जी, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन तब होता है जब एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं। ये द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पौधों में होता है, जैसे मटर का पौधा। और परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण में एक फूल के परागकण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और इसके लिए, जैसा आपने पहले पूछा था, बाहरी साधनों या एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये एजेंट्स जैसे हवा, पानी या कीट? हाँ, और विद्यार्थियों को इन एजेंट्स के वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखने चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। कीटों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली। पक्षियों द्वारा? ऑर्निथोफिली। हवा द्वारा? एनिमोफिली। और जल द्वारा परागण? हाइड्रोफिली। यहाँ एक बहुत दिलचस्प उदाहरण भी है, रैफ्लेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। हाँ, उसमें परागण हाथी द्वारा होता है। ये एक अनोखा केस है जिसे जूफिली कहते हैं। कमाल है। खैर, तो किसी भी तरह नर युग्मक अब मादा युग्मक तक पहुंच गया है। अब असली प्रक्रिया शुरू होती है। जी, अब होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। इसकी परिभाषा क्या होगी? बहुत सरल है। नर और मादा युग्मकों के संलयन यानी फ्यूजन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसका एक और वैज्ञानिक नाम है सिनगैमी। सिनगैमी। और इस सिनगैमी का परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है एक द्विगुणित यानी डिप्लॉयड कोशिका का बनना, जिसे हम कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। ये समझना बहुत जरूरी है। युग्मक यानी गैमीट हमेशा अगुणित हैप्लॉइड होते हैं, मतलब N। और जब दो N कोशिकाएं मिलती हैं, N+N, तो युग्मनज 2N यानी डिप्लॉयड बन जाता है। परीक्षा में लिखते समय यह अंतर साफ साफ लिखना बहुत जरूरी है, वरना अंक कट सकते हैं। अच्छा, ये जो संलयन हो रहा है, ये होता कहाँ है? इसके आधार पर भी तो इसके प्रकार होते हैं। हाँ बिल्कुल। निषेचन के स्थान के आधार पर ये दो तरह का है, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जी, बाह्य निषेचन में युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, जैसे पानी में। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेढक। और अंतः निषेचन? अंतः निषेचन में संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य और अधिकतर स्थलीय जीवों में। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक आता है, जो एक तरह से इस नियम का अपवाद है। आप अनिषेक चनन या पार्थेनोजेनेसिस की बात कर रहे हैं? हाँ, ये क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मादा युग्मक यानी अंडा बिना निषेचन के ही एक नए जीव को जन्म दे देता है। बिना नर युग्मक से मिले? जी, बिना नर युग्मक के। इसके उदाहरण हैं मधुमक्खी, कुछ छिपकलियां और रोटीफल्स। ये परिभाषा 2 अंकों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो निषेचन हो गया और एक युग्मनज, एक जाइगोट बन गया। अब इसके बाद क्या होता है? युग्मनज बनने के बाद की सभी घटनाएं कहलाती हैं निषेचन पश्च घटनाएं या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसमें सबसे मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? इसमें सबसे मुख्य है भ्रूणोद्भव यानी एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है, युग्मनज से भ्रूण यानी एम्ब्रियो का विकास। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में 2 मुख्य चरण होते हैं। पहला, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। हाँ, वो एक अकेली युग्मनज कोशिका समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के जरिए तेजी से अपनी संख्या बढ़ाती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। और दूसरा चरण? दूसरा और शायद सबसे जादुई चरण है कोशिका विभेदीकरण या सेल डिफरेंशिएशन। विभेदीकरण मतलब कोशिकाओं के बीच काम का बंटवारा? एकदम सही। सरल शब्दों में समझे तो पहले एक कोशिका से बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं, फिर वो कोशिकाएं अपना अपना काम चुन लेती हैं। अच्छा, जैसे कुछ कोशिकाएं मिलकर हृदय बनाएंगी, कुछ त्वचा और कुछ मस्तिष्क। जी, और यही प्रक्रिया एक कोशिका के गोले को एक पूरे जटिल जीव में बदल देती है। ये तो अद्भुत है। अब जंतुओं में इस विकास के आधार पर भी तो कुछ प्रकार होते हैं। हाँ, जंतुओं को हम 2 मुख्य समूहों में बांटते हैं, अंडप्रजक
और सजीव प्रजक। ओवीपेरस एंड विवीपेरस। अंड प्रजक यानी ओवीपेरस वो जीव हैं जो अंडे देते हैं। निषेचित अंडा एक कैल्शियम के कठोर कवच से ढका होता है और मादा उसे किसी सुरक्षित स्थान पर देती है, जैसे पक्षी या सरीसृप। और सजीव प्रजक? सजीव प्रजक यानी विविपेरिस वो हैं जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं। इनमें भ्रूण का विकास मादा के शरीर के अंदर होता है और एक निश्चित अवधि के बाद शिशु का जन्म होता है, जैसे मनुष्य या कुत्ता। तो हम कह सकते हैं कि सजीव प्रजक जंतुओं में भ्रूण को ज्यादा सुरक्षा मिलती है? बिल्कुल, मां के शरीर के अंदर उसे उचित देखभाल और सुरक्षा दोनों मिलती है, इसलिए उनके जीवित रहने की संभावना अंडप्रजक जंतुओं की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ये एक महत्वपूर्ण वैचारिक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, ये तो हुई जंतुओं की बात। पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद क्या बदलाव आते हैं? पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद फूल में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। क्या क्या बदलता है? सबसे पहले जो युग्मनज है, जाइगोट, वो विकसित होकर भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनता है। ठीक है। जो बीजांड है, ओव्यूल, वो बदल जाता है बीज यानी सीड में। और अंडाशय? अंडाशय यानी ओवरी विकसित होकर फल यानी फ्रूट बन जाता है। अच्छा। और अंडाशय की जो दीवार होती है वो फल भित्ति या पेरिकाप बनाती है, यानी फल का छिलका। ये रूपांतरण तो बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक पसंदीदा टॉपिक है। जी बिल्कुल, इसे एक टेबल बनाकर जरूर याद करना चाहिए। सबसे जरूरी, अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनता है। तो आज की क्लास का एक छोटा सा पुनरावलोकन कर लेते हैं। जरूर। तो आज हमने युग्मकों के स्थानांतरण से शुरुआत की, फिर परागण और उसके प्रकारों को समझा। उसके बाद हमने निषेचन यानी सिनगैमी को जाना और देखा कि कैसे एक युग्मनज बनता है। और फिर हमने देखा कि कैसे वो एक कोशिका वाला युग्मनज कोशिका विभाजन और विभेदीकरण के द्वारा एक पूरे भ्रूण में विकसित होता है, चाहे वो जंतु हो या कोई पादप। बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत ध्यान से आज की क्लास को समझा। देखिए, जीव विज्ञान प्रक्रियाओं को समझने का ही नाम है। सही कहा। डायग्राम बनाएं और परिभाषाओं को लिखकर याद करें। सफलता जरूर मिलेगी। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।